ठीक है, अपन सीधा शुरू करते हैं। कक्षा 12 के अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत हम कुछ भूगोल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। देखो, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? कृषि भूगोल आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र होता है, विपणन भूगोल भी होता है, पर्यटन भूगोल भी होता है, लेकिन आवास भूगोल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ दूसरा प्रश्न है, किस भूगोलवेता ने जो है मानव भूगोल की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता पर बल दिया? देखो, एलन सी सैंपल जो है, इन्होंने अपनी परिभाषा में कहा है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? बेसिकली जनसंख्या परिवर्तन के 3 ही घटक होते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास, लेकिन औद्योगिकरण का उससे कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया? बिल्कुल आसान सा सवाल है, डॉक्टर महबूब उलक ऑब्वियसली। अगला प्रश्न है, निम्न में से प्राथमिक क्रिया का उदाहरण नहीं है? आखेट बिल्कुल है, कृषि बिल्कुल है, मत्स्य पालन बिल्कुल है, लेकिन विनिर्माण आपकी द्वितीय क्रियाओं का जो है उदाहरण हो जाएगा। रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता था? जो कृषि प्रणाली थी सामूहिक कृषि की सोवियत संघ में, उसे कोलखोज कहा जाता था। प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे मूल्यवान कौन सी क्रिया बनाती है? प्राथमिक क्रिया से तो कच्चा माल प्राप्त होता है, और द्वितीय क्रिया वो क्रिया है जहां पर प्रकृति में पाए जाने वाले कच्चे माल का रूप बदलकर उसे वैल्यूएबल बनाया जाता है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? देखो, स्वेज नहर का जो निर्माण है वो 1869 में हुआ। इस महाद्वीप में रेल मार्ग सबसे ज्यादा सघनतम है, तो यहाँ बिल्कुल आपका यूरोप हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं का स्वैच्छिक आदान प्रदान न तो विनिमय कहलाता है, न परिवहन कहलाता है, न सेवा कहलाता है, वो कहलाता है व्यापार। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? बिल्कुल जनवरी 1995 में हुई थी। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना का प्रयास जो है वो 1872 में हुआ था, लेकिन पहली पूर्ण जनगणना जो है आपके 1881 में हुई थी। भारत में जनसंख्या वृद्धि का तीव्र कारण कौन सा है? देखो, तीव्र जन्म दर हो सकता है, नगरीकरण भी हो सकता था, उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर, इसमें तो सब बैलेंस हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन ऑप्शन बी में ज्यादा जन्म हो रहे हैं लेकिन मृत्यु दर जो है वो काफी घट रही है। बुंदेलखंड, नागालैंड और राजस्थान में किस प्रकार की बस्तियां मिलती है? तो यहाँ एकाकी प्रकार की जो बस्तियां हैं वो हमें ज्यादातर देखने को मिलती है। निम्न में से प्रवास का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? देखो, बेरोजगारी बेशक है, महामारियां भी है, उपद्रव भी है, लेकिन शैक्षणिक जो सुविधाएं हैं जैसे शिक्षा के बेहतर अवसर वो हमें आकर्षित करते हैं, वो अपकर्ष कारक है, न कि प्रतिकर्ष कारक। परिवहन का सबसे तेज साधन कौन सा है? तीव्रतम साधन वायु परिवहन। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में व्यापार क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अभी अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। देखो, नव निश्चयवाद की संकल्पना किस भूगोलवेता ने दी थी? आपके आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। इमर्सन के अनुसार स्वर्ण नहीं वरन किसी देश के निवासी ही उसका वास्तविक धन या संपत्ति होते हैं। वृद्धि का अर्थ क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन, जबकि विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। कौन से जो उद्योग हैं वो सभी अन्य उद्योगों का आधार है? बेशक आधारभूत उद्योग या फिर लौह इस्पात उद्योग जो है वो अन्य उद्योगों का जो है आधार है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? अभी ऊपर देख के आ रहे हैं अपन, 1869 में हुआ। परिवहन और संचार तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ग्रामीण बस्तियां अधिकांशतः कौन सी आर्थिक क्रियाओं पर निर्भर होते हैं? तो प्राथमिक। नगला और ढाणी किस प्रकार की बस्तियों के उदाहरण है? तो पल्ली बस्तियों के उदाहरण है। नसीराबाद किस प्रकार के नगर का उदाहरण है? तो वो होगा छावनी नगर। डैश डैश मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। तो आय उपागम जो है मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। अभी अति लघुतरात्मक प्रश्न करेंगे, आपको बस देखना है, समझना है, यहाँ आंसर रिटन है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 4 भौगोलिक कारक लिखने हैं आपको, है ना? तो जल की उपलब्धता, भू आकृति। भू आकृति वो कारण है कि लोग उबड़ खाबड़ जमीन पर ज्यादा नहीं रहते हैं और मैदानों में जो है ज्यादा निवास करते हैं। जलवायु जहाँ की अच्छी होगी, अनुकूल होगी, वहाँ लोग ज्यादा निवास करेंगे। और मर्दाएं, यानी जहाँ मर्दा अच्छी होगी वहाँ कृषि भी अच्छी होगी। मानव विकास की संकल्पना के 4 स्तंभ कौन से है? क्षमता, किसी अवसर के लिए सभी के लिए समान पहुंच। सतत पोषणीयता, वो आगे देखेंगे अपन। उत्पादकता, ये श्रम से संबंध रखता है। और सशक्तिकरण। तृतीय क्रियाकलापों के उदाहरण दीजिए। इसमें व्यापार आ जाएगा, परिवहन आ जाएगा, संचार आ जाएगा और सभी प्रकार की जो सेवाएं हैं वो इसी के अंतर्गत आ जाएगी।
विश्व में परिवहन की प्रमुख विधाएं कौन सी है? देखो गिनती की है वैसे तो ये। स्थल परिवहन, सड़क या रेल परिवहन हो जाएगा। जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन, तरल पदार्थों के लिए। जनसंख्या घनत्व क्या है? देखो प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। इसे प्राय प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या के रूप में मापा जाता है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? किसी निश्चित समय अंतराल में, जैसे 10 वर्ष मान लो, में किसी क्षेत्र विशेष के निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो घटा हो या बढ़ा हो, उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? 1960 के दशक में अधिक उपज देने वाले बीज यानी HYV जो बीज हैं, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के साधनों के प्रयोग से कृषि उत्पादक विशेषकर गेहूं और चावल में उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? टेलीफोन, इंटरनेट, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र। वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? देखो जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम का दहन जो होता है, औद्योगिक उत्सर्जन, फैक्ट्रियों से होने वाला, परिवहन के साधनों से निकलने वाला धुआं, गाड़ी घोड़ों से। लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मानव भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। देखो कई सारे उपक्षेत्र हैं। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं लिंग भूगोल और अवकाश भूगोल। नगरीय भूगोल हो जाएगा। राजनीतिक भूगोल, इसके अंतर्गत निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल आ जाएगा। जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, इसके अंतर्गत संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल और उद्योग भूगोल आ जाएगा। पर्यटन भूगोल भी इसी के अंतर्गत आता है। कृषि क्या है और कृषि के प्रमुख प्रकार लिखिए। कृषि वह प्रक्रिया है जिसमें फसल उगाई जाती है, पशुओं का पालन किया जाता है और उपयोगी पौधों का उत्पादन किया जाता है। कृषि के प्रकार देख लो। निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, दुग्ध कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। आकार के आधार पर बस्तियों के नाम लिखें और प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। देखो ग्रामीण बस्तियां, ग्रामीण बस्तियों में आप कोई भी सामान्य गांव का उदाहरण दे सकते हैं। आप अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं। नगर, 1 लाख से कम जनसंख्या वाला केंद्र, जैसे नसीराबाद ले लो। शहर, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला केंद्र। सन्नगर, 2 या 2 से अधिक शहरों से मिलकर बना क्षेत्र, जैसे ग्रेटर लंदन। विश्व नगरी, सन नगरों का समूह, उदाहरण जैसे वाशिंगटन से बोस्टन तक का क्षेत्र। पनामा नहर के बारे में 3 बिंदु लिखिए। देखो यह नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसके बनने से सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क के बीच में समुद्री दूरी 13,000 किलोमीटर घट गई है। ये विश्व व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन लागत, समय दोनों घटे हैं। देखो सतत पोषणीयता क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को इस प्रकार पूरा किया जाए कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन के लिए समझौता न हो। इसमें पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक उन्नति और सामाजिक क्षमता शामिल होती है। भू उपयोग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण लिखिए। भू उपयोग के भौतिक कारण है भू आकृति, मृदा, जलवायु। मानवीय कारक है जनसंख्या घनत्व, तकनीकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं। कोंकण रेलवे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा से कर्नाटक के मंगलूर को जोड़ता है। इसका निर्माण 1998 में हुआ। यह पश्चिमी तट के समानांतर चलता है और गोवा से होकर गुजरता है। यह भारत की महत्वपूर्ण अभियांत्रिकी इंजीनियरिंग उपलब्धियों में से एक है। नमामि गंगे वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन पर आ जाते हैं। स्वेज नहर का विस्तार से वर्णन कीजिए। देखो यह तीसरी बार आ रहा है। इसका निर्माण 1869 में मिस्र से भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए बनाई गई थी। ये उत्तर में पोर्ट सईद और दक्षिण में पोर्ट स्वेज तक जाती है, जो अफ्रीका और एशिया को अलग करती है। इसने यूरोप और एशिया या फिर भारत कह लें से छोटा समुद्री मार्ग प्रदान किया, जिसे केप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता से छुटकारा मिला है हमें। ये 160 किलोमीटर लंबी है, 11 से 15 मीटर गहरी है और इसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, जबकि पनामा में लॉक सिस्टम है। यह विश्व व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जहाँ से बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और तैयार माल का परिवहन होता है। यह भी मैं कहूँगा कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पोज करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रमुख खनिज पेटियाँ कौन कौन सी है। देखो भारत में मुख्य रूप से 3 प्रमुख खनिज पेटियाँ हैं। पहली है पूर्वी पठारी पेटी। इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा पठार, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से हैं। यह पेटी लोहा अयस्क, कोयला, मैग्नीज, बॉक्साइट और अभ्रक जैसे खनिजों के लिए समृद्ध है।
बीच वाली जो पेटी है वो है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक भागों में फैली हुई है और यहाँ मैग्नीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। और अंतिम है दक्षिण पश्चिमी पठारी पेटी, जिसका विस्तार गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। तमिलनाडु के पठारी क्षेत्रों में है। खनिज, यहाँ लोह धातुएं, मोनाजाइट रेत मिलती है। इस पेटी में कोयला और बॉक्साइट का अभाव है। आज के लिए अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर व उसके कमांड क्षेत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो, आईजीएनपी जो है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यह भारत की सबसे बड़ी नहर प्रणालियों में से एक है, जिसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इसका उद्गम हरी के बैराज जो पंजाब से है, वहाँ सतलुज और व्यास नदी के संगम से होता है। इसका उद्देश्य है राजस्थान के थार मरुस्थल में शुष्क और अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है, वहाँ पेयजल और सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाए। कमांड क्षेत्र, इसका कमांड क्षेत्र राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों तक फैला हुआ है और इसका इफेक्ट जो पड़ा है, इसने इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था को बदल दिया है। इसने सिंचाई के द्वारा कृषि योग्य क्षेत्रों को बढ़ाया है और पारंपरिक शुष्क खेती के स्थान पर जल सघन फसलों जैसे गेहूं और कपास को भी बढ़ाया है। सामाजिक पर्यावरण पर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम देख सकते हैं, जैसे अति जल भराव या फिर जलाक्रांतता भी कह सकते हैं, वहाँ देखा गया है। आज के लिए इतना ही मजा आया। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। जुड़े रहिए।